गुड मॉर्निंग। हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि रेडिएशन हजार्ड के बारे में, राइट? और उस रेडिएशन हजार्ड से हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है बेसिकली। सो द होल लेक्चर सीरीज इज बेस्ड ऑन रेडिएशन सेफ्टी बेसिकली। उसमें हम लोगों ने देखा कि रेडिएशन जो है वो जो भी हजार्ड कॉज कर रहे हैं उसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि जहां पे वो हमें रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं या जहां जहां पे रेडिएशन यूज होता है वो उस कंट्री में एक अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेडिएशन के यूज को रेगुलेट करते हैं बेसिकली कि कितना होना चाहिए ताकि जो एक्सपोजर जो लगे लोगों को वो एक लिमिट के अंदर लगे। और वो एक्सपोजर लिमिट जो था वो रेडिएशन वर्कर के लिए भी था और पेशेंट के लिए भी था और मेंबर ऑफ पब्लिक के लिए भी था, क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो होती हैं वो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पब्लिक डोमेन। जहां पर भी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो वहां पर भी जो यूज होगा वहां पर भी पेशेंट आएंगे, पब्लिक आएगी, उनका इंटरेक्शंस होगा। ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी के यूजेस बहुत सारे हैं लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो मेडिकल एक्सपोजर से रिलेटेड था। और उस मेडिकल एक्सपोजर में भी हम लोगों ने अपने आप को लिमिट किया हुआ है कि हम न्यूक्लियर मेडिसिन में जो जो चीजें जो यूज होती हैं उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा, अभी तक ये देखा कि AERB जो है, AERB ने सेफ्टी गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, सेफ्टी कोड्स बनाए हुए हैं और उसका मेन पर्पस ये था कि जो सेफ्टी कोड और सेफ्टी गाइडलाइंस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रिपेयर किया है उसको यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा डोज जो है वो एक लिमिट में रहेगा। जो भी लिमिट उन्होंने डिसाइड करा है इट विल बी वेल विद इन द लिमिट। और जो रिस्क जो इन्वॉल्व होगा वो इट विल बी जस्ट लाइक ए रिस्क ऑफ क्रॉसिंग द लाइक रोड। जो एक जनरल रिस्क जो इन्वॉल्व होता है जनरल डे टू डे प्रैक्टिस में जो हम लोग काम करते हैं या एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, जितना रिस्क वहां पे इन्वॉल्व है उतना ही रिस्क यहाँ पर भी होगा। इट मीन्स कि बेनिफिट विल बी इनॉर्मस एंड रिस्क विल बी मिनिमम। लेकिन हमने ये भी देखा कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए हमने ये भी बात करी थी कि रेडिएशन सोर्सेज होंगे, हम स्टाफ का डोज जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं बाय डिटर्मिनिस्टिक मेथड और बाय एस्टिमेशन मेथड। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम एरिया मॉनिटरिंग करते हैं और एक्सपोजर का डिफरेंट प्लेसेस पे विद इन द फैसिलिटी हम एक्सपोजर जो है वो मॉनिटर करते हैं ताकि हमें पता चले कि यदि कोई उस एरिया में जा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उसको कितना एक्सपोजर लगेगा। एंड दैट वाज हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द डोज बाय एस्टिमेशन मेथड। करेक्ट। और डोज को एस्टिमेट करने का दो ही मेथड है, एक डिटर्मिनिस्टिक है और दूसरा जो है वो एस्टिमेशन मेथड है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी अवेयर होना कि कहां से एक न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडिएशन सोर्स जो है उसको सोर्स कहां पे है, यानी कहां से रेडिएशन आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करना है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेडिएशन सोर्सेज। अब देखो, रेडिएशन सोर्स जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आ सकता है। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो नेचुरल हो सकता है या हम उसको आर्टिफिशियली रेडियो, किसी भी एलिमेंट को हम लोग आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। एक दूसरा चीज कि रेडिएशन जो है हम लोग जेनरेट कर सकते हैं लेबोरेटरी में बाई एसिलेटिंग द चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल को हम एक पर्टिकुलर चीज से कोलाइड कर दे हेवी एटॉमिक नंबर एलिमेंट से, तो उस केस में भी रेडिएशन इमिट होता है।
सो हमारा मेन टारगेट जो था कि रेडिएशन सोर्स जो आएगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आएगा, आइदर इट विल कम फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट और इट विल बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। बाकी इन्वायरमेंट में भी रेडिएशन होता है, जस्ट लाइक कॉस्मिक रेडिएशन, वो वहां से भी एक्सपोजर ले सकते हैं, राइट। और दूसरा जो है वो हम जो मेडिकल एक्सरे जो प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे से रेडिएशन प्रोड्यूस हो सकते हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशली सीटी से आ सकते हैं, राइट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली क्या है, और स्पेशली रेडियो एक्टिविटी में मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक अनस्टेबल कोई भी एलिमेंट है, उसका यदि न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, और वो रेडिएशन इसलिए इमिट करता है टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो एक स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जो ट्रांसफॉर्म करता है, तो उस प्रोसेस में रेडिएशन इमिट होता है। जो भी रेडिएशन जो इमिट जो होगा वो अल्फा पार्टिकल के रूप में हो सकता है, वो जो हो सकते हैं वो बीटा पार्टिकल के रूप में हो सकता है, और पॉजिट्रॉन के रूप में हो सकता है, राइट। इट कैन बी लाइक अल्फा बीटा गामा के रूप में हो सकता है, राइट। एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन भी आ सकता है, करेक्ट। सो देयर आर डिफरेंट सोर्स व्हेन इट विल गो फ्रॉम unstable nucleus to a stable nucleus. In that process they will produce radiation. जो चार्ज पार्टिकल में आप देखोगे, यदि इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन में भी दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक जो होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा जो होगा वो निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन बोलते हैं और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम लोग निगेट्रॉन बोलते हैं। उसका निगेट्रॉन का नाम बीटा पार्टिकल्स भी है और पॉजिट्रॉन का नाम पॉजिट्रॉन भी है, राइट। निगेट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल होता है। पॉजिट्रॉन जब भी इमिट होगा तो पॉजिट्रॉन स्टेबल नहीं होता, वो मूव करेगा, उसके पास अपनी वेलोसिटी होगी, इट विल मूव विद काइनेटिकल नेचर, राइट। सो जब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तब जाकर के इनका इनहिलेशन होता है। पॉजिट्रॉन और निगेट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन दोनों जब इनहिलेट करते हैं तो दोनों का जो रेस्ट मास जो है, जितनी एनर्जी दोनों में, दोनों के रेस्ट मास का जो सम जो आएगा, राइट, वो एनर्जी जो होती है वो दो फोटोन के बीच दो फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और दो फोटोन्स का इमिशन होता है। वो दोनों फोटोन जो होते हैं वो 180 डिग्री अपोजिट में होते हैं, और वो 180 डिग्री जो अपोजिट में जो फोटोन्स निकलते हैं उसी का हम लोग पेट में यूज करते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में यूज करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जो होता है वो 180 डिग्री में हो जाते हैं, राइट। सो हम लोग एक बार ये ब्रीफ मतलब कॉन्सेप्ट था इसका, और एक बार हम लोग लाइन बाय लाइन इसी चीज को एक बार रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में कुछ पॉइंट जो हो वो आप लोगों के काम आ जाए, राइट, कि क्या लिखना है, एग्जैक्टली किस वे में लिखना है, राइट, और मोटा मोटी एटलीस्ट समराइज्ड इन्फॉर्मेशन ये तो याद होना ही चाहिए, राइट। सो विल गो बाय लाइन बाय लाइन नाउ। सेम चीज जो भी हमने अभी तक डिस्कस करा उसी को ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो एक तो होता है रेडियो एक्टिविटी का डिफिनेशन, राइट, वो ऐसे एग्जामिनर जो है पूछ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो रेडियो एक्टिविटी जो क्या है, इज ए स्पॉन्टेनियसली अकरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज ए स्पॉन्टेनियसली अकरिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पॉन्टेनियस होता है इन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट, in which radiation is emitted and nucleus is changed into another element.
तो इसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस अकरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरी चीज कि किसमें होगा, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, उसी में ये स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जैसे स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, रेडिएशन इज इमिटेड। और स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा, राइट। तो न्यूक्लियस चेंज हो गया तो वो एलिमेंट जो था पहले वाला एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिविटी में ये सारी चीजें होती है, एक तो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी चीज अनस्टेबल एक स्टेबल न्यूक्लियस में जाएगा, राइट। और इस प्रोसेस में रेडिएशन का इमिशन होगा। अब these transformations are accomplished by these transformations are accomplished through the emission of alpha beta particles. alpha particles emit हो सकता है, राइट, बीटा पार्टिकल्स emit हो सकता है, पॉजिट्रॉन्स और बाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें क्या हो सकता है कि एक बोला कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे एकम्प्लिश होता है, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कैसे ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। तो एक प्रोसेस क्या बोला कि उसमें अल्फा पार्टिकल इमिट कर जाएगा, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में चला जाएगा। दूसरा बीटा पार्टिकल इमिट हो जाए, बीटा पार्टिकल जो है वो निगेटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिट्रॉन निकल जाए, एक पॉजिट्रॉन प्रोटॉन का ट्रांसमिशन राइट, पॉजिट्रॉन मतलब E+ निकल जाए, या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बेसिकली क्या है कि आपका न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस का एक अपना फील्ड है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है उसमें क्या होता है कि देखो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक अपना फील्ड है, राइट। और इसके पास एक के सेल वाला है, एल सेल है, एक ये हो गया, लाइक एल सेल हो गया, राइट। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस और ये दोनों के सेल का जो फील्ड जो है ना वो ओवरलैप करता है। उस केस में क्या होता है, के सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ कैप्चर कर लेता है, इट जस्ट गोज इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। इसके फील्ड में जाता है तो जैसे एक के सेल का एक भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा तब जाकर के रेडिएशन इमिट होगा। नेचुरली यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो फिर एल सेल से जंप करेगा और जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा वो एनर्जी निकलेगा, राइट। सो अनस्टेबल न्यूक्लियस इसको कैप्चर कर सकते हैं, राइट, ओके। और भी प्रोसेसेस हैं जहाँ पे वो गामा रेज जो है वो निकलते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस जो हो एक्साइटेड स्टेट में है, राइट, मतलब अनस्टेबल स्टेट जो है इट रिमेन्स इनटू दैट स्टेट एक लिमिट तक, एक्साइटेड स्टेट में जाता है जिसको हम लोग मेटा स्टेबल स्टेट भी बोलते हैं, एंड इट रिमेन्स फॉर सम टाइम, और उसके बाद जाकर के वो इमिट करता है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है। जो एनर्जी जो निकलती है वो एनर्जी जो है वो गामा रे के फॉर्म में, डायरेक्टली गामा रे फॉर्म में निकलती है। जैसे टेक्नीशियम 99 है, मोलिब्डेनम से वो जो है जब मोलिब्डेनम से ट्रांसफॉर्मेशन जो है टेक्नीशियम 99M का होता है, वो न्यूक्लियस का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। फिर वो 99M जो है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक रहता है, राइट, और 6 घंटे के बाद वो फिर डाउन में जाएगा, वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ग्राउंड स्टेट में आएगा तब जाकर के वो गामा रे इमिट करता है 140 kV। तो बेसिकली ईच ऑफ दीज रिएक्शंस, जैसे मान लो कि ये अल्फा निकले या बीटा निकले, पॉजिट्रॉन हो या बाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, राइट। उस केस में क्या होगा, ईच ऑफ दीज रिएक्शंस जो है मे और मे नॉट, दो बातें,
करके याद रखें, मे और मे नॉट बोल रहे हैं, मे और मे नॉट एक्कम्पनीड बाय गामा रे। ऐसा होगा कि इसमें से कोई भी होगा, जैसे मान लो कि अल्फा हुआ या बीटा हुआ, राइट, तो मीट होने के बाद भी स्टिल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बीटा इमिट करने के बाद भी स्टिल इट इज नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है। तो उस केस में वो फिर अपना एनर्जी जो है उस स्टेट से, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट से फिर वो ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, और उस प्रोसेस में गामा का इमिशन होता है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं कि जो एक प्रोसेस हो जाने के बाद भी गामा में आते हैं, और ये कोई जरूरी इसलिए हमने लिखा कि मे और मे नॉट। हो सकता है कि एक बार अल्फा दिया वो स्टेबल में चला जाए, लेकिन यदि वो स्टेबल में नहीं जाएगा तो वो फर्दर इमिट करेगा जो गामा इमिशन की तरफ आएगा, राइट। सो ईच ऑफ दिस रिएक्शंस, ये जो है अल्फा इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा, पॉजिट्रॉन और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इट माइट बी एक्कम्पनीड विद गामा और मे नॉट। अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक, एंड अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, He4 न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, राइट, एंड दे आर हाईली एनर्जेटिक। वाइल बीटा पार्टिकल जो है एंड पॉजिट्रॉन आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। जब भी बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा या पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा, they will have the energy, they are highly energetic, okay, so they will have the kinetic energy, they will move inside, और उससे वो क्या होगा कि सोर्स से बाहर भी आएगा, तो बीटा का आपको एक्सपोजर लग सकता है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं जहां पर ये रेडियो आइसोटोप सोर्स होंगे, यदि ओपन सोर्स हम छोड़ दें यहाँ पे, तो बीटा और पॉजिट्रॉन का भी एक्सपोजर हमें लग सकता है। अल्फा पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक है, लेकिन हाईली एनर्जेटिक के साथ साथ ये जो है इसका रेंज कम है, वो आगे हम रेंज की बात करेंगे, अभी उसको ये नहीं करते। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्फा पार्टिकल, ये देखना कि अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक एंड दे आर द हीलियम न्यूक्लियाई, while beta particle and positron are highly energetic electrons. निगेट्रॉन, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को निगेट्रॉन बोलते हैं, या उसको या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, दोनों को भी निगेट्रॉन्स बोला जाता है, राइट, दूसरा नाम है उसका। बट दे आर, ये क्या है, ये स्टेबल या स्टेबल निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। निगेट्रॉन जो है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। वाइल पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन आर अनस्टेबल पॉजिटिवली चार्ज, क्या है, ये अनस्टेबल है, ये अभी स्टेबल नहीं है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वैसे पड़ा रहे, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉजिट्रॉन जो है, वो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है, ये इट इज अनस्टेबल, राइट। जब ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा, व्हेन ए पॉजिट्रॉन लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी, मान लो वो मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जाकर के वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर जाएगा, राइट। जब लूज करेगा उस समय पे वो क्या करता है, एंड कोलाइड्स विथ ए निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, राइट। जब भी वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से जाकर के कोलाइड करेगा तो उस केस में क्या होगा, द टू इलेक्ट्रॉन्स आर इनहिलेटेड, उसको बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स आर इनहिलेटेड, मतलब दोनों का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। नाउ दे विल नॉट बी सीन आफ्टर दैट, जैसे भी वो कोलाइड करेगा अब इलेक्ट्रॉन, ना पॉजिट्रॉन दिखेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा, उसके वे में क्या निकलेगा, एंड 0.511 MeV फोटोन और 511 keV, राइट, फोटोन्स जो है वो विल अपीयर इन देयर स्टेट, इन स्टेट मतलब उसके बाद जो होगा ये क्या होगा कि 511 keV के 2 फोटोन्स जो हैं वो इमिट होते हैं,
और ये 511 केवी के ही दो क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि 0.511 MeV और 511 keV is the energy equivalent of the rest mass of positron and of electron. मतलब दोनों का, एक का रेस्ट मास का कन्वर्जन जो है वो 5.511 केवी होता है। तो दो बने, तो एक बन गया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कन्वर्जन और दूसरा बना पॉजिट्रॉन का। तो दो जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शंस में ये इमिट होते हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो रेडिएशन सोर्स जो आएगा वो एक रेडियो एक्टिविटी से आ रहा है, चाहे नेचुरल से आए या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होकर के आए। और दूसरा देखा हमने कि जो एक रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट्स है, जैसे एक्सरे है, सीटी इक्विपमेंट्स है, वो वहां से रेडिएशन सोर्स है। और हमने सबसे ज्यादा फोकस अभी तक किया है कि रेडियो एक्टिविटी, स्पेशली नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हमारा मेन कंसर्न है। जैसे साइक्लोट्रॉन में भी जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो भी, जो आर्टिफिशियली हम खुद लैब में बना रहे हैं उसके रेडियो एक्टिव एटम्स। तो उसमें हमने देखा कि रेडियो एक्टिव एटम जो है जब भी वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, और वो रेडिएशन इमिट कैसे कर रहा है? अल्फा पार्टिकल निकल रहा है जो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है, बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है वो बन के आ रहा है, गामा फोटोन आ रहा है या न्यूट्रॉन आके आएगा, राइट। तो यही चार चीजें जो हैं फाइनली आने वाली हैं जब भी रेडियो एक्टिविटी डिके होगा। तो अब हमारे रेडिएशन प्रोटेक्शन और रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्या हम अल्फा, बीटा, पॉजिट्रॉन, गामा और न्यूट्रॉन ये जो इमिट हो रहा है, राइट, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखो रेडिएशन सेफ्टी में हमें क्या देखना है, एक्सपोजर जो भी लगेगा रेडिएशन का वो इन्हीं चार चीजों पे चलते रहेंगे, और यही चार पार्टिकल्स जो हैं जो इससे इमिट हो रहे हैं वो हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डैमेज, करेक्ट। तो क्या पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम उस लेवल पर इनके इमिशंस को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इनका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, राइट। क्या यदि इनका फॉर्म चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि लिक्विड फॉर्म में है, आइस फॉर्म में डेवलप हो जाए, वेपर बन जाए जब, तो क्या रेडियोएक्टिव इमिशन जो भी अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है जिस रेट से इमिट हो रहा है क्या वो चेंज होएगा? बीटा पार्टिकल जिस रेट से जा रहा था क्या उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो जाएगी? उसी तरह से पॉजिट्रॉन में क्या कुछ चीजें मॉडिफिकेशंस हो जाएगा? मतलब वो इमिशन को क्या इफेक्ट करने वाला है क्या? मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने इमिट हो रहे थे क्या वो कम और ज्यादा मैं उसको कर सकता हूँ क्या? मेन हमारा इंटरेस्ट तो यही है। यदि मान लो कि मैं कम कर पाऊंगा बाय द वे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम जैसे प्रोडक्शन होगा उसी समय उसको रोक देंगे, करेक्ट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी रेडिएशन जो भी डिके हो रहा है, जो रेडियो एक्टिविटी से जो कुछ भी बन रहा है उसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट, वो उसको समझना, राइट। और फिर देन इट विल बी इजी फॉर अस टू थिंक कि हम किस लेवल पे प्रोटेक्शन फैसिलिटी डिजाइन कर सकते हैं, या जो कुछ भी गाइडलाइन जो अभी तक हमारे पास आ रहा है, राइट, जो AERB से उसको गॉज कर सकते हैं कि वाकई ठीक है या नहीं, या हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, सोच तो सकते हैं ना हम कि भाई वो ठीक है गाइडलाइन में। तो पहले हमें रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रेडियो न्यूक्लियर से जो कुछ भी इमिट हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन जस्ट इवेल्युएट और रिव्यू सर्टेन थिंग्स, राइट। सो इसमें अभी हम लोग ये देखने वाले हैं, राइट। सो ऑल रेडियो न्यूक्लियाइड्स, जितने भी रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं they are uniquely identified by 3 points। तीन चीज है जिससे, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो ऑल रेडियो न्यूक्लियाइड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, यूनिक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट। पहला क्या है? टाइप ऑफ रेडिएशन, किस टाइप का इमिशन जो है आ रहा है, राइट, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो इमिट हो रहा है, राइट, उसकी एनर्जी कितनी है,
राइट। तीसरा जो है रेट, किस रेट से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो 3 पॉइंट हो गए। एक मतलब आप टेबल में आप देखोगे एक रेडियो न्यूक्लियाइड, जहां भी कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड होगा उसका किस टाइप का इमिट हो रहा है वो चीज उसमें मेंशन होगा, क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या मेंशन होगा, उसकी एनर्जी कितनी है, जो कुछ भी जो जिस टाइप का इमिशन हो रहा है वो हर टाइप के इमिशंस की इंडिविजुअल एनर्जी कितनी है। और तीसरा ये किस रेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे रेडियो न्यूक्लियाइड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं कि आपको 2 रेडियो न्यूक्लियाइड्स दिया गया है या 3 दिया गया है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना है, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे रेडियो न्यूक्लियाइड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। पहला क्या है, टाइप ऑफ इमिशन, किस टाइप का इमिशन हो रहा है, और जो कुछ भी इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, राइट। और तीसरा क्या है, किस रेट से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है। द रेट जो है, रेट किस वे में मेजर, रेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ fraction of radioisotopes that is transformed per unit time। कितना फ्रैक्शन जो है, जो आपके पास नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स होंगे 100, 20, 50 कुछ भी होंगे, उसका कितना फ्रैक्शन जो है एक यूनिट टाइम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। So that is going to give the rate. So rate is measured in terms of fraction of the radioisotope that is transformed per unit time। और उसमें हम कन्वीनियंट जो मेथड जो यूज करते हैं वो करते हैं हाफ लाइफ का, राइट। और हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स टू बी ट्रांसफॉर्म, राइट। हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ होगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स टू बी ट्रांसफॉर्म। जितने नंबर ऑफ एटम्स थे, यदि मान लो कि 100 थे, तो 50 जो है कितने टाइम में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स टू बी ट्रांसफॉर्म, जितना टाइम जो लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स ट्रांसफॉर्म्ड इज कॉल्ड बेसिकली हाफ लाइफ। अब जैसे मान लो कि एक हाफ लाइफ तो हो गया, दूसरी हाफ लाइफ में क्या होगा, तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ लाइफ इंटरवल, राइट, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बच गया था, राइट, ऑफ द रिमेनिंग एटम्स आर ट्रांसफॉर्म टू लीव कितना 1/4 ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि पहले वाले में आधा हो गया था और जो बच गया उसका 1/2 जो होगा नेक्स्ट हाफ लाइफ में जाके ट्रांसफॉर्म होएगा। तो बच कितना जाएगा हमारे पास, 1/4 टू लीव 1/4 ऑफ द रेडियो ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी, मतलब इतनी बच जाएगी, 1/4 ऑफ बच जाएगी, करेक्ट। फिर देन अनदर हाफ लाइफ में इसका आधा एक्टिविटी इज ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, इसका आधा ट्रांसफॉर्म होगा एंड सो, राइट, क्लियर। हर बार एक बार जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ, जो बचे आधा हो गया, आधा जो बचा हुआ उसका आधा नेक्स्ट हाफ लाइफ में, राइट, एंड सो। तो ये हाफ लाइफ का आपका डेफिनेशन है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नथिंग कैन बी चेंज्ड टू रेडियो न्यूक्लियाइड टू चेंज देयर रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कुछ नहीं कर सकते, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप चेंज नहीं कर सकते, ये जैसे हैं वैसे हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, नो यू कैन चेंज इट, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो नथिंग कैन बी डन टू चेंज रेडियो न्यूक्लियाइड टू चेंज these radioactive characteristics, मतलब टाइप ऑफ इमिशन, राइट, एनर्जी ऑफ देयर इमिशन एंड रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों को आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, रेडियो न्यूक्लियाइड में कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा सकते जिससे ये 3 चीज चेंज हो जाए। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो नथिंग, राइट। दूसरा
द कैरेक्टरिस्टिक जो है इट रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल स्टेट, regardless of the physical state or the chemical compound in which the radioactive atoms exist. मतलब क्या, यदि मान लो कि ये किसी से केमिकली कंबाइन हो जाते हैं ये रेडियो न्यूक्लियाइड्स, राइट, तभी भी वो केमिकल कंपाउंड के साथ वैसे ही रहेंगे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिए, या उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए। जैसे वाटर में है, आप आइस में कन्वर्ट कर दो तो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेगा, वेपर हो जाए तभी भी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेगा। मीन्स टाइप ऑफ इमिशन, एनर्जी ऑफ इमिशन और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट three characteristics will remain same regardless of the physical states or the chemical compound in which the radioactive atoms exist. This is very very important to remember, right? इसको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल में फ्रेम कर सकते हैं या वाइवा में घुमा फिरा करके ये चीजें पूछ सकते हैं कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है या नहीं पता है, राइट? ओके।